गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। बच्चों, क्लास 10th की सोशल साइंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारी स्ट्रीम है हिस्ट्री। क्लास 10th हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा डीपली और लाइन बाय लाइन समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है कि फैक्ट्री सिस्टम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और इस चैप्टर में एक कंपैरेटिव स्टडी भी है, एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है बच्चों। भारतीय जो उद्योग का इतिहास है और जो ब्रिटिश इतिहास है उद्योगों का, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी, डायरेक्टली कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, पर दो के बारे में बताया गया है, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, दोनों को बताया गया है। तो हम एक बात सामान्य तौर पे अपने दिमाग में रख लेते हैं कि एक कंपैरिजन, एक तुलना की गई है, पर ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। और मैं अपना कोई अलग सा कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं दूंगा। पहले हम लोग इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इस बुक की लाइंस में क्या लिखा हुआ है, क्या समझाने की कोशिश की है, और तब मैं उसको और अच्छे से एलेबोरेट करूंगा बच्चों आपके सामने। आप बस ये समझ लीजिए कि ब्रिटेन में नए इन्वेंशन, न्यू मशीनरी सेटअप और फैक्ट्री सिस्टम के आने से पहले किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह से वस्तुओं का उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, कौन से लोग होते थे जो इसमें इन्वॉल्व रहते थे। बाद में फिर नए साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, स्टीम इंजन आया और किस तरह से नई मशीन्स, न्यू मशीन्स इन्वेंट हुई और उनके कारण जो प्रोडक्शन का जो एक सिनेरियो था वो चेंज हो गया किस तरीके से, इसको बताया गया है। और फिर चूँकि हम लोग एक कॉलोनी थे, ब्रिटेन की एक कॉलोनी थे हम इंडिया वाले, तो हमारे पर इसका क्या असर पड़ा और इंडिया में जो ट्रेडिशनल सिस्टम था प्रोडक्शन का वो कैसा था, बाद में क्या इफ़ेक्ट पड़े, क्या इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हुए, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हुए, वो इस चीज़ को सबको बड़ा ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है बच्चों। चलो, अब टाइम नहीं बिताते और लाइन बाय लाइन हम लोग इसको फॉलो करते हैं। In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. As you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess like figure, the angel of progress, bearing the flag of the new century. She is gently paused on a wheel with wings symbolizing time. Her flight is taking her into the future. Floating about behind her are the signs of progress, railway, camera, machines, printing press and factory. बच्चों, एक बहुत ही लोकप्रिय 1900 में एक बहुत लोकप्रिय जो म्यूज़िक पब्लिशर थे, E.T. पॉल, उन्होंने एक म्यूज़िक बुक पब्लिश की। और जो उस म्यूज़िक बुक का जो कवर पेज था
उस पे एक पेंटिंग थी जिसमें जिसका टाइटल था डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी शताब्दी की भोर, यानी नई सुबह वाली शताब्दी। और बड़े ही रचनात्मक तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव वे में आधुनिकता को, नई चीज़ों को, एक नए संसार के उदय को बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही क्रिएटिव वे में बताया गया कि किस तरह से एक देवी हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंजल बोलेंगे, जो कि सिंबलाइज कर रही हैं प्रोग्रेस को, यानी प्रगति की देवी। उनके हाथ में एक झंडा है, नई शताब्दी का झंडा, न्यू सेंचुरी, यानी एक नया समय आने वाला है। वो बता रही हैं कि एक नया समय आने वाला है, जिस समय में क्या होगा, मशीनें होंगी, न्यू इन्वेंशंस होंगे, है ना। और इस तरह से वो किस तरह से एक नए भविष्य की ओर इस दुनिया को ले जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें उसमें चित्र में दिखाई गई हैं कि किस तरह से रेलवे है, कैमरा है, मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, फैक्ट्री सिस्टम है, वगैरह वगैरह। दिस glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago. It shows two magicians. The one at the top is Aladdin from the Orient, who built a beautiful palace with his magic lamp. The one at the bottom is the modern mechanic who with his modern tools weaves a new magic, builds bridges, ships, towers and high-rise building. Aladdin is shown as representing the east and the past. The mechanic stands for the west and modernity. और देखो बच्चों, 1900 में, 1900 में जो एक तुम लोगों ने ये देखा कि ये एक चित्र था, एक जो म्यूज़िक कंपनी ने जो एक म्यूज़िक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का जो कवर पेज था बच्चों, ये कवर पेज था डॉन ऑफ द सेंचुरी। और उसके ठीक एक साल बाद 1901 में एक और चित्र है बच्चों, ये देखो आप, इसको अभी आपको दिखाई देगा, ये टू मैजिशियंस। किस तरीके से बच्चों इसमें बताया गया है कि दो जादूगर हैं। आप लोगों ने 1000 अरेबियन नाइट्स में आपने पढ़ी होगी या सुना होगा उसके बारे में। एक अलादीन नाम का एक लड़का हुआ करता था, एक कहानी थी, उसके पास एक जादुई चिराग था जिसको रगड़ते थे तो एक ताकतवर व्यक्ति प्रकट होता था और वो उसके मदद से वो कुछ भी कर लेता था, महल खड़ा कर देता था, चाहे जो भी। अलादीन का चिराग है ना, काफ़ी फेमस, बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। तो उसमें ये दिखाया गया कि एक तरफ तो वो अलादीन है, दूसरी तरफ एक मॉडर्न मैकेनिक है, और वो मैकेनिक के पास औजार हैं, टूल्स हैं, दिमाग है, स्किल है, और उसकी मदद से वो बहुत सारी चीज़ें बना दे रहा है, चाहे वो सड़कें हों, पानी के बड़े बड़े जहाज हों, ब्रिजेस हों, टावर्स हों, हाई राइज ऊंची अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स हों, वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये जो कंपैरिजन है, ये जो दो चित्रों का, वो कंपैरिजन नहीं है बल्कि एक तरह का व्यंग है। एक बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मजाक भी उड़ाया गया है, व्यंग भी किया गया है। इसके अलावा दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो कल्पनाओं में जो चिराग होते थे जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ नहीं होते हैं। वास्तव में सारी चीज़ जो होती हैं वो ह्यूमन स्किल होती है, ह्यूमन नॉलेज होती है, ह्यूमंस के द्वारा जो इन्वेंशन किए गए हैं वो मतलब मेन वो होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है कि किस तरह से पूरब के लोग, ठीक है, वो अभी भी पास्ट में जीते हैं
और भूतकाल में जीते हैं और उनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, और वेस्ट यानी पश्चिम के लोग जो हैं वो नॉलेजेबल हैं, इन्वेंचुअल हैं, और उनके अंदर आधुनिकता है, मॉडर्निटी है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ये बता रहा है, उस समय के इंग्लैंड को बता रहा है कि किस तरह से लोगों की जो सोच थी, लोगों का जो नज़रिया था मॉडर्न जो और सोफेस्टिकेशन के प्रति, जो मॉडर्नाइजेशन के प्रति, ख़ास तौर से जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे उनके प्रति। ठीक है, these images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations, machines and factories, railways and steamships. बच्चों, ये जो इमेजेस आपने देखी, ये जो चित्र आपने देखे, ये बता रहा था कि किस तरह से जो आधुनिक संसार है, किस तरह का आधुनिक संसार होने वाला है। और ये जो आधुनिक संसार है ये जुड़ा हुआ है तेज़ी से जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशंस यानी नई चीज़ें आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं जगह जगह, रेलवे का विस्तार हो रहा है, और जो पानी के जहाज़ जो पहले हाथ से चलाए जाते थे, हाथ से चप्पू चलाकर जिनको समुद्र में चलाया जाता था, अब वो स्टीम इंजन लग गए हैं। अब उन जहाज़ों में स्टीम के इंजन लग गए हैं और वो इंजन उन बड़े बड़े जहाज़ों को खींच रहे हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम्स सिंपली अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और बच्चों, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी औद्योगिकरण का जो इतिहास है, साधारण तौर पे ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विकास, जिसमें एक आधुनिक युग की शुरुआत और एक ज़बरदस्त आश्चर्यजनक समय जिसमें कि तकनीकी प्रगति की गई। ठीक है, These images and associations have now become part of popular imagination. Or do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity? Do you not think that the spirit of railways and factories and construction of high-rise buildings and bridges is a sign of society's development? बच्चों, ये जो images, ये जो चित्र थे, ये क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि किस तरह से लोगों का जो इमेजिनेशन है, लोगों का जो बच्चों मतलब उस समय के लोगों का जो एक जो सोच थी, ठीक है, वो किस तरह से जुड़ी हुई थी आधुनिकता या आधुनिक तकनीक के प्रति। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न इस चैप्टर को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों से पूछे गए हैं कि भाई आपने देखा, क्या ये बात आपने देखी या क्या नहीं देखी कि किस तरह से जो तेज़ी से औद्योगिकीकरण हुआ वो प्रगति और आधुनिकता का चिन्ह नहीं था? क्या आप नहीं सोचते कि रेलवे और फैक्ट्रीज़ का खुलना और रेलवे का विस्तार होना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का बनना, पुलों का बनना, क्या ये समाज के विकास के लिए नहीं था? How have these images developed and how do we relate to these ideas? ये जो images हैं, ये जो चित्र हैं, इनका विकास कैसे हुआ और इन चित्रों को हम अपने विचारों से कैसे जोड़ सकते हैं? Is industrialization always based on rapid technological development? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ तेज़ी से तकनीकी विकास ही होता है? Can we today continue to glorify continuous mechanization of all work? क्या आज की डेट में हम सिर्फ मैकेनाइजेशन यानी हर काम मशीन से हो रहा है, सिर्फ इसी को ग्लोरीफाई करें, इसी का महिमा मंडन करें? व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन टू पीपल्स लाइव्स? लोगों के जीवन से और औद्योगिकीकरण से क्या मतलब है? ठीक है, टू आंसर सच क्वेश्चंस वी नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर यदि हमको खोजना है तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री
by focusing first on Britain, the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial change was conditioned by colonial rule. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रिटेन की हिस्ट्री, खास तौर से कि किस तरह से वो ऐसा पहला राष्ट्र बना या पहले राष्ट्र के रूप में उभरा जिसमें इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद हम भारत की ओर मुड़ेंगे कि किस तरह से भारत में जो उद्योगों से संबंधित परिवर्तन हुए और भारत पर जो कॉलोनियल रूल था यानी जो औपनिवेशिक शासन था यानी ब्रिटेन जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था उसका क्या प्रभाव पड़ा उद्योगों से संबंधित। तो बच्चों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक लाइन और एक एक पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों आप लोग बने रहिएगा जब तक कि ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट।